जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं अवनीश पीएन शर्मा जी फ्रॉम प्रारब्ध। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम, जय हिंद जी। जय हिंद। अवनीश जी, इतने सारे आंदोलन मैंने इतने कम समय में देख लिए। दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में पहले हम कभी सुना करते थे कि ये आंदोलन हो गया, बड़े लंबे समय अंतराल में एक आंदोलन कभी हुआ करता था। आजकल इतनी जल्दी जल्दी इतने आंदोलन होते हैं, ऐसा लगता है दिल्ली में सिर्फ आंदोलन ही होते रहते हैं। कभी किसान, कभी पहलवान, कभी कॉकरोचेस, कभी शाहीन बाग। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो फिलहाल ये सीजेपी का आंदोलन चल रहा है, जो सीजेआई के एक ऐसे रिमार्क के बाद शुरू हुआ जो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में था भी नहीं। फिर उसके बाद इतना विकराल रूप इसने ले लिया है जिसमें सारी विपक्षी पार्टियां आ गई हैं, सबके सब एक्टिव हो गए हैं। कैसे आप इसको देख रहे हैं? और एक दिन के ये परमिशन पर शुरू हुआ था और ये चलता जा रहा है। कैसे डिकोड किया जाए, क्यों हो रहा है, क्यों होने दिया जा रहा है, और क्या इससे क्या उद्देश्य है इसके पीछे? बिल्कुल, बिल्कुल अमर जी, आपने एक बात कही अपने इंट्रो में कि इतने कम समय में लगातार हमने आंदोलन देखा। इससे पहले आंदोलन जब होते थे, एक सहज आंदोलन होता था, फिर एक बड़े वक्त के बाद जब कोई दूसरा कॉज आता था, कोई कारण आता था, कोई इश्यू आता था, तब आंदोलन। मुझे जहां तक याद है, जब से मैंने थोड़ा बहुत एक तरह से कहिए कि अगर याद करूं तो जेपी के आंदोलन के समय मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मैं उसको पॉलिटिकली और सोशली उसको एनालाइज कर पाऊँ। लेकिन याद है जेपी के आंदोलन, हल्की-हल्की यादें ज़रूर है, कुछ हो रहा था, तो उत्सुकता होती थी। उस समय टीवी बड़ा सहज नहीं था, इस तरह से सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं था। यहाँ तो दिल्ली में भी खटाक हो और यहाँ आपके मोबाइल पे, हमारे मोबाइल पे खटाक-खटाक नोटिफ़िकेशन उसकी आ जाती है। अभी एक पक्ष आता है, उसका दूसरा पक्ष भी तुरंत हमारे सामने नीचे की फीड में हाजिर होता है। लेकिन एक आंदोलन जो मैंने इस देश में देखा जिसको खड़ा किया गया, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, स्वर्गीय वीपी सिंह। जनमोर्चा बनाया उन्होंने, बोफोर्स कांड की एक डायरी, जैसे ठीक अरविंद केजरीवाल एक डायरी रख के और कहते थे कि इसमें सारे आरोपियों का नाम है। तो हमें याद है कि उस समय हम एक तरह से स्कूल गोइंग, क्या मतलब था कि अब आंदोलन समझ सकते थे। तो उन्होंने साहब राजा मांडा ने आंदोलन निकाला और पदयात्राएं और उसके बाद यात्राएं, 3-4 जगह मैं शामिल हुआ, मुझे याद है, बड़ा जोश, सब कुछ। तो वीपी सिंह एक डायरी दिखाते थे और कहते थे कि इसी में बोफोर्स घोटाले के सारे आरोपियों के नाम लिखे हुए हैं, सबूत हैं हमारे पास, और जैसे ही इनकी सत्ता जाएगी, हमारी सरकार आएगी, तो हम इनको जेल भेजेंगे। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल वाला पैटर्न जिन लोगों ने अभी देखा जब ये अन्ना वाली तमाशा शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? वीपी सिंह सरकार में आए, लेकिन वो बोफोर्स पर वो काम नहीं कर सके जो वो वादा करके आए थे। तो वो आंदोलन एक था, उसके बाद एक लंबा वक्त बीता, और सच कहें तो फिर आंदोलन के नाम पर अगर दूसरा कोई आंदोलन, हालांकि उसका जो प्रोडक्ट निकला वो महापाप अरविंद केजरीवाल नाम का शख्स निकल आया। लेकिन अन्ना को गन्ना बना के जितना पेरा गया, वह एक ऐसा आंदोलन जरूर था कि जिसमें समाज का जुड़ाव हमको आपको देखने को मिला। कारण क्या? यूपीए 2 का वो हाईएस्ट लेवल का करप्शन, तमाम और सारी चीजें, और वो एक समाज का जुड़ाव वाला आंदोलन हुआ। भले उसका प्रोडक्ट कितना अरविंद केजरीवाल निकले, वो अलग इशू है। अब किसी भी आंदोलन के लिए एक सहज कारण चाहिए होता है। तो आंदोलन एक लंबे वक्त के बाद होते हैं और जब सही समय आता है तब होता है। आपके बात का अब मैं जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में रहती हूँ यार, इतने सारे हमने आंदोलन देख लिए। तो ये आंदोलन नहीं है, ये रोजगार है। ये चाहे आप अवार्ड वापसी का आंदोलन देखिए, जो कि मोदी के आने के तुरंत 2015 में शुरू हुआ। लेकिन उस एक आंदोलन ने मोदी की सरकार आने के बाद, वो पहला ऐसा आंदोलन था, एक तरह से माहौल बनाया गया था अवार्ड वापसी का, अगर आपको याद हो। लेकिन बहुत कम लोगों को अब ये याद है कि जिस समय अवार्ड वापसी गैंग ने ये सारा तमाशा शुरू किया था, ठीक उसी समय इस देश में सोशल मीडिया की कॉल पर
राजपथ पर हजारों हजार राष्ट्रवादियों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी और राष्ट्रपति भवन तक जाके और ज्ञापन सौंपा गया था और तमाम चीजें हुई थी। तो आप देखिए कि यह तत्व भी मौजूद है। आज जो लोग कह रहे हैं सीजेपी, मैं एक बार कल्पना कराता हूं, जरा कल्पना कीजिए कि देश विरोधी नारों के खिलाफ रहने वाले, माँ सीता का अपमान होने के खिलाफ रहने वाले, बस नाम रहेगा अल्लाह का, एकाकी केवल एक रिलीजन ही रहेगा इसकी कल्पना करने वाले, उनके खिलाफ कितने लोग हैं। आज इस आंदोलन को समाज का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि समाज इनके साथ नहीं है। अगर वो इनके सापेक्ष भीड़ उतर जाए सड़कों पर तो क्या दशा होगी इनकी। और एक चीज जान लें, ये मोदी के धीरज का बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं। वह एक आदमी ऐसा है कि जिसने एक कॉल पर जनता कर्फ्यू लगवा दिया था। तो जो एक आदमी अपनी एक कॉल पर जनता को घरों में 24 घंटा रहने पर तैयार कर लेता है, वो सड़कों पर उतारने को भी सक्षम है। लेकिन चूंकि इससे समाज में असुरक्षा पैदा होगी, अराजकता पैदा होगी और सरकार में रहने के बाद, जिम्मेदार पद में रहने के बाद ऐसा करना भी नहीं चाहिए कम से कम। लेकिन मैं ये कहता हूं कि स्वतः फुर्त अगर राष्ट्रवादी सड़कों पर निकल आए तो फिर आज मुझे ये बताइए, 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, पटना से नारे क्यों लग रहे हैं कि लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। आइए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नारे लग रहे हैं, यहाँ पर लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। कारण क्या? कोई 10 लड़के भी लाके मुझे दिखा दे जो नीट की परीक्षा दिए हों, वो तो छोड़ दीजिए, जो नीट की परीक्षा देने लायक हों उनको ला दें आप। एक तरफ नीट के छात्रों के नाम पर खड़ा किया गया ये पूरा तमाशा, और दूसरी तरफ आप कोटा से जश्न देख रही हैं अपनी सफलता का। नीट का एग्जाम सफल तरीके से हुआ। पेपर लीक एक जेन्युइन समस्या इस देश में है, निश्चित रूप से है। लेकिन क्या आपका काज वो था? पहले दिन से नहीं था। आप तो कहते हैं कि साहब हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी का धरना है। कारण क्यों? भाई, अन्ना को गन्ना बना के खूब पेरा अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन पहले आंदोलन खड़ा किया, उसके बाद उस शख्स ने एक पार्टी बनाई। लेकिन तुम तो जहाज में बैठ के आए ही तब जब तुमने पार्टी की स्थापना कर दी। तो तुम तो पहले दिन से नेता हो गए और तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी का ये धरना है। फिर तुमने कहा ये गैर राजनीतिक मंच है। कैसे? मैं तो पहले दिन से हंस रहा हूं। तुम वृंदा कारण से बात करते हो, अरे भाई ठीक है, तुम हिटलर से बात कर लो, उसकी आत्मा से बात कर लो, इसमें किसी को क्या है तब ना, मतलब वो तकलीफ हो सकती है। लेकिन तुम अपने बारे में क्लियर तो रहो। दरअसल यह पूरा खेल अरविंद केजरीवाल का प्लान है। अरविंद केजरीवाल अपनी क्रेडिबिलिटी जानते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी आज की डेट में जीरो है। अगर वो अपने नाम पर कोई तमाशा खड़ा करना चाहते हैं तो नहीं होगा। इसलिए आपने देखा है कभी जिसका सिविल स्कोर बड़ा खराब होता है, जिसको पता होता है उसने बैंकों से 4 फ्रॉड किए हैं, तो वो अपने किसी दाएं बाएं रिश्तेदार के नाम पर फंडिंग लेने का कोशिश करता है, लोन इकट्ठा करता है। अरविंद केजरीवाल ने ठीक यही काम किया। उन्होंने इस काकरोच को खड़ा किया। अब इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, ये कैसे साबित होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से आके ज्ञान दे रहा हूं और मैं जान रहा हूं, मुझे अरविंद केजरीवाल ने फोन करके बताया। नहीं, मैं सिद्ध करता हूं कैसे। आज क्रेडिट लेने की होड़ किसमें लगी हुई है? कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में। संजय सिंह कहते हैं, लो भाई साहब, मोदी ने राहुल को अपने घर के सामने बैठा दे। क्या मजाक चल रहा है मोदी के सामने विपक्ष का इस देश में? आप जरा कल्पना करिए, एक तरफ इस देश का विपक्ष कहता है मोदी हिटलर है, मोदी तानाशाह है, मोदी ने सब कुछ बेच दिया। दूसरी तरफ कह रहे हो कि उसने राहुल गांधी को भी आत्मा बेच दी, और उनके कहने पर राहुल गांधी उनके घर के, राहुल भैया जरा आ जाओ हमारे घर पर लेट के दिखा दो, अपनी दीदी को भी साथ में ले आना। ऐसा संभव है? ये अस्तर है इस देश के विपक्ष का कि उनको मोदी की राजनीति के सामने, जो कि राष्ट्रवादी राजनीति है, जो कि डेवलपमेंट की राजनीति है, जो परफॉर्मेंस की राजनीति है, उसके सामने क्या है? उधारी के सिंदूर से सुहागिन बनना एक कहावत है।
और इस समय ये यही कर रहे हैं। आपने इतने सारे के अच्छा जो सारे इंटरेस्टिंग उदाहरण दिए, अब नीचे मेरे को हंसी आ रही है। आप लेकिन देखिए। ये आपने बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल भी दिया है, क्योंकि संसद सत्र शुरू हो चुका है और कहा था सपोजिटली कि नीट का मुद्दा उठा रहे हैं और संसद में इस पर चर्चा भी नहीं होने दी, तो जिससे साफ पता चलता है कि उद्देश्य नीट है ही नहीं। अंबर जी देखिए, राहुल गांधी नीट और सीजेपी प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट का ही सिंदूर लगा के कल सुहागन बनने की कोशिश कर रहे थे ना। चप्पल उछाल दिया, न जाने क्या क्या कर दिया। संजय सिंह क्या कर रहे हैं, स्वाति सॉरी, मार्लेना क्या कर रही हैं, मनीष सिसोदिया क्या कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, आंदोलनजीवी सलीम यादव ये क्या कर रहे हैं, योगेंद्र सलीम यादव वो क्या कर रहे हैं। ये सारे के सारे बस एक चुटकी सिंदूर उनको दिखाई दिया कि मोदी के खिलाफ माहौल बना है और धड़ाधड़ सारे के सारे सुहागिन बनने के चक्कर में एक दूसरे की ही चूड़ियां तोड़ना है। संजय सिंह ने तुरंत आरोप लगा दिया राहुल गांधी पे कि भाई साहब ये महफिल लूट के जा रहा है। कारण क्या, केजरीवाल कहते हैं कि भाई ये बच्चा तो हमारा है, हमने इसको अपना नाम नहीं दिया था सामाजिक डर के कारण, एक फिल्मों में हम लोग देखते थे ना, लेकिन डीएनए चेक कराओगे तो ये बच्चा तो हमारा ही है। और मेरे बच्चे को यार तुम कैसे महफिल लूट के जा रहे हो राहुल गांधी, ये तो नहीं चलेगा। माहौल तो हम बनाना चाहते थे। देखिए, ये मोदी से हारे हुए लोगों का हताशा भरा एक हुजूम है जो इकट्ठा होता है। और देखिए, आंदोलन आप किसी सरकार या किसी नेता के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन कब कर सकते हैं, जब जनता में उस व्यक्ति, उस नेता या उसकी सरकार या उसके कामों के प्रति नाराजगी। 12.5 साल गुजरात के मुख्यमंत्री, आज 12 साल के लगभग देश के प्रधानमंत्री, 24-25 साल लगातार डायरेक्ट सत्ता और जवाबदेही वाले पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप तो लगातार कहते हैं 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन गुजरात में सारे चुनाव जीत के चले आते हैं मोदी। एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज को जिस नेता ने जिस अपने काम के बदौलत न्यूट्रलाइज करके रखा हो इस देश में, और अब इस पर बात हम आप करने की कोशिश करते हैं कि यार मोदी का ये कौन सा मैजिक है कि एंटी इनकम्बेंसी छोड़ो, इस आदमी के साथ प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर चलता है। ऐसे व्यक्ति के सामने आप आंदोलन कैसे खड़ा कर सकते हैं, आप बताइए। जनता में गुस्सा चाहिए तब आपको सपोर्ट मिलेगा। यूपीए 2 में गुस्सा था तब आपको सपोर्ट मिला, जेपी के आंदोलन में वो गुस्सा था इंदिरा के प्रति, तब उनको जनता का समर्थन मिला। यहां एक परफॉर्म करते हुए आदमी जो कि आजादी के इतने दिनों बाद सबके घर में शौचालय दे रहा है, समाज के अंतिम आदमी। आप समाज के अंतिम आदमी से क्रांति होती है, धन्ना सेठों से कभी क्रांति नहीं होती। वो जो सत्तू बांध के आता है ना, अपना आटा पिसान बांध के, वो क्रांति करता है। ठूस ठूस के खाने वालों से क्रांति नहीं होती। यही कारण है कि इनको जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और मोदी सरकार के खिलाफ या किसी भी सरकार के खिलाफ आपको गुस्सा, एंगर पब्लिक में होना चाहिए, जो कि नहीं है। और यही कारण है कि आपको मजबूर होना पड़ता है एक्सपोज होने के लिए। फिर आपके स्टेज पे कौन दिखते हैं, आपके स्टेज पर कुणाल कामरा दिखता है, आपके स्टेज पर टुकड़े टुकड़े गैंग दिखती है, आपके स्टेज पर बड़ी बिंदी गैंग दिखती है। ये सारे के सारे, मैं तो अभी उस और बूढ़ी दादी का वेट कर रहा था। एसएफआई एक्टिविस्ट भी दिखते हैं। मैं तो अभी उन तमाम सुंदर चेहरों को देखना अभी चाह रहा था कि वो कब यहाँ पधारेंगे, जो हम देखेंगे कि वो कोरियोग्राफ डांस जो शाहीन बाग में हुआ करता था। जी, तो वहां आप, अभी मंच सजा है, शुरुआत हुई है, अभी महफिल भी सजेगी। आपका पैटर्न बिल्कुल वही है ना, तो इस पैटर्न को तो ये जनता जान रही है। वो कहती है अरे रे रे ये तो वही है यार, बस ड्रेस चेंज करके आए हैं। जैसे होता ना कि नाटक के शो अलग अलग होते हैं तो ड्रेस चेंज कर लेता है आदमी। सॉन्ग नंबर 1 पे दूसरा कपड़ा ड्रेस होता है, सॉन्ग नंबर 5 पे दूसरा कपड़ा। तो ये आपका तो लगातार 2015 से चल रहा है। देश इसका आदती हो गया है। मुझे थोड़ी तकलीफ है ये कहने में, लेकिन आपको भी इस तरह के तमाशे देखते रहने की आदती होना पड़ेगा। आपने अभी आदत शिकायत ही हो किया गई कि है मैं दिल्ली में रहती हूँ, पिछले मैं इतने 5-6 दंगे, साल में। तो सॉरी, इतने प्रदर्शन मैंने मुझे, देख लिए। मैं जब से स्कूल के बाद कॉलेज पहुंचे थे तब से अन्ना का आंदोलन हमने देखा था।
और उसके बाद पूरा कॉलेज खाली हो जाता था, मैं अकेली होती थी, मैं कहती थी ये फ्रॉड कर रहे हैं। मुझे दो आई वाज यंग, बट मुझे फिर भी समझ में, मुझे नहीं आता था अंदर से। पूरा कॉलेज खाली होकर अन्ना के आंदोलन में पहुंचता था, सब के सब दिन रात वहीं पे गुजारते थे। बट मुझे कभी भी एक अंदर से विश्वास नहीं हुआ कि जो कुछ कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं वाकई में, इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। लेकिन इतने तब से लेके आज तक इतना लंबा अरसा हो गया, इतने सारे आंदोलन मैंने देखे हैं। लेकिन अब इस वाले आंदोलन के बाद बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर सरकार ये आंदोलन क्यों होने दे रही है। ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे ये। सवाल वाकई इंटरेस्टिंग है। और जो आपने 20-22 दिन 25 दिन बात किया, आपने लट्ठी बजाया ना, शाहीन बाग को भी आपने ऐसे ही हटाया था। योगी हाँ, आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग, मैं तो उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा, मैं वहीं संजोग से खड़ा था, उस समय मौजूद था मैं। और मेरे सामने वो मतलब ठिठुरती दिसंबर की रात थी और शामियाने पे जो मतलब अब कम से कम वो गुनगुना पानी तो रहा नहीं होगा जो वाटर कैनन से छोड़ा जाता है। और बिल्कुल मतलब रजाई गद्दे तक तर्क कर दिया था योगी सरकार के प्रशासन ने। आप इतने समय तक ये चलने ही क्यों दिए? आप देखिए रात को क्या होता था, वहां पर 8-10 लोग होते थे। आप उसी समय उनको उठा के हटा सकते थे, और वह भी तब जब शुरुआत से लेके और अब तक केवल और केवल इनको लोगों की नफरत मिलती रही, वहां पर केवल तमाशे होते रहे। तो आपको क्लियर था कि जनता का सपोर्ट इनको नहीं है, तब आपको इस मुंह को हटा देना चाहिए था। लेकिन मोदी जी के बारे में मैं एक चीज लगातार कहता था, अब मैं उसको बदल रहा हूं। मैं कहता था मोदी जी बहुत ठंडा करके खाते हैं, तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे, बोले भैया इतना भी क्या ठंडा करके खाना कि खाना जो है बासी सा लगने लगे। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि अगर हम मोदी जी के काम करने का तरीका देखें तो वो मुद्दों को या ऐसी नकारात्मक किसी भी एक्टिविटीज को अपनी मौत मरने देते हैं। किसान बिल पर बहुत सारे उनके कट्टर समर्थक उनका बहुत विरोध करते हैं, बहुत लोग आहत हुए थे, और यकीन करिए मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब मैंने शुरुआत में तुरंत ये खबर सुनी कि वो तीनों कृषि कानून मोदी जी ने वापस ले लिया है। तो मुझे लगा ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि अगर वो नहीं करते या इस आंदोलनों को या इस तरह के आंदोलनों को ऐसे न्यूट्रलाइज नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे। आप सोचिए, जब इस देश में 2014 से जो एक नेशनलिस्ट सत्ता के खिलाफ आपके अंदर आधा मोर्चा, एक मोर्चा, ढाई मोर्चे से लेके आपकी पॉलिटिकल पार्टियां, अलग-अलग जो रीजनल अस्मिताएं हैं, क्षेत्रीय अस्मिता, आप देखिए ना ममता बनर्जी लगातार 14 के बाद किस तरह की राजनीति करती रही। यही तो करती रही कि ये बाहरी लोग हैं, बाहरी बनाम गुजराती। पंजाब में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख धर्म के लिए एक विशेष आग्रह दिखाई देता है, हम सब लोगों को दिखाई देता है, एक अलग सी श्रद्धा उनकी दिखाई देती है, चाहे वो गुरु पर्व हो, चाहे वो और कोई धार्मिक रिचुअल्स हो, या पंजाब के बारे में, बेहतरी के बारे में चीजें हो। आप देखिए मोदी एक अलग तरीके का संकेत देते हैं, और केवल पॉलिटिक्स करने के लिए कोई आदमी इस तरह का इतना ज्यादा संकेत नहीं देता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी मर जा मोदी के नारे अगर कहीं से निकलते हैं तो पंजाब से निकलते हैं। सबको यह पहले दिन से पता था कि ये जो रेडिकल वहां पर एलिमेंट हैं उनको आगे किया गया है, उनसे फंडेड है, चाहे बाहर से चाहे कहीं से है। आज आप देखिए वही जो वहां पर बैठा हुआ है पन्नू, या क्या नाम है उसका, वो एक जो अजीब सा है आदमी, वो कहता है साहब कि हमारी सीजेपी वालों से बात हुई है। यानी ये पूरा ताना बाना एक ऐसा है जो नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स को हेट करता है। वो नाम लेता है, आरएसएस को गाली देता है, वो बीजेपी को गाली देता है, वो मोदी को गाली देता है। वो एक बड़ी सामान्य सी चीज है भाई, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, किसी को भी अधिकार है उसको गाली देने का। नरेंद्र मोदी एक इलेक्टेड नेता हैं, चलो ठीक है, उनकी बुराई करने का, प्रधानमंत्री हैं इसलिए गाली नहीं देना उचित है, लेकिन उनकी बुराई दिनों रात करो ना यार, 5 वक्त की नमाजों की तरह उनकी बुराई करो। हु केयर्स? ये डेमोक्रेटिक राइट है भाई, सबका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन यह करते करते भारत का विरोध, इसका मतलब है कि नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स ही भारत की हित की राजनीति है, जिसके तुम खिलाफ खड़े होने को मजबूर होते हो। तो आप ये देखें कि जिस देश में
राहुल गांधी जो एलओपी हों, वो राष्ट्र को राष्ट्र मानते ही नहीं हों, राज्यों का समूह मानते हों। जहां डीप स्टेट और भारत के विदेशी दुश्मन भारत में ही अपने एजेंट पाते हों और पॉलिटिकल पार्टियां वो चलाते हों, सत्ता करते हों, उनके जरिए काम कराने में सक्षम रहते हों, माहौल बनाने में सक्षम रहते हों। जहां ऐसा राजनीतिक विपक्ष मौजूद हो, जो इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं, चुनाव की जो संस्था है, उसी को बदनाम करती हो। वोट चोरी आप देखिए। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना को सड़क का गुंडा बताती हो, जो कि देश के दुश्मन देश के साथ किसी ऑपरेशन के सबूत मांगती हो। अरे जो ये कहती हो कि मोदी ने ये आतंकी घटनाएं इसलिए करवा दी कि वो चुनाव जीत जाए, और जब यही मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे तो पटना की रैली पर बम चलवाते हो। तो इस तरह की मोदी की यात्रा वहां से शुरू होती है। लोगों को याद करना चाहिए कि पटना के मैदान में, गांधी मैदान में वो भाषण दे रहे हैं और बम चल रहे हैं। तो मोदी ने तो इस देश में अपना स्वागत वहां से देखा है। तो निश्चित तौर पर वो ठंडा करके ही खाना चाहते हैं। और एक चीज और, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आजादी, मैं तो मतलब ये नहीं समझ पाता हूं कि ये मिस आजादी नाम की चिड़िया हैं कौन, जो इतने दिनों से आई नहीं रही हैं, हमें चाहिए आजादी, और किसी के हाथ वो लग नहीं रही हैं। ये अच्छा, तो ये आपने बहुत सही चीज पॉइंट आउट किया। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब इस तरह के आंदोलनों में आजादी की मांग लगती है, इस चीज से आजादी, उस चीज से आजादी, आप खुद यहाँ पे हो हल्ला अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आप पूरी दिल्ली में कियोस मचा देते हो और फिर आप आजादी की बात करते हो। बिल्कुल, ये तब आप सोचिए ये क्या विरोधाभास है। आप यहाँ खुल-खुल के बोलते हो, आप प्रधानमंत्री को न जाने क्या-क्या कहते हो। जेएनयू के नारे वह किसी को भूले हैं कि नीम के डलियां कड़वे हैं, कड़वा है, और प्रधानमंत्री और में वो शब्द शाहीन बाग बोल नहीं तक में सकता। छोटे बच्चों से मोदी को मारने तक की बातें और वो नारेबाजियां हुई, छोटे छोटे मासूम बच्चों को इस्तेमाल किया गया वहां पर भी। उसकी वजह है, देखिए, आप जब किसी व्यक्ति से एक जो सिस्टम एडॉप्टेड है, मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो उसमें ये है कि भाई किसके साथ कितने ज्यादा लोग हैं, तो वो वोटिंग से हो जाता है। तो आप जब किसी के साथ जो सिस्टम आपने अडॉप्ट कर रखा है, हमने डेमोक्रेटिक मॉडल जो अडॉप्ट कर रहा है, उसमें 5 साल के बाद एक क्रांति होती है। हर 5 साल में हम क्रांति करते हैं। ये जनता, तुम क्या कहोगे भई, हमें चाहिए आज़ादी। हम तो हर 5 साल के बाद आज़ादी माँगते हैं। अगर लगता है कि नहीं आज़ाद नहीं होता होना है, तो वो सरकार रिपीट कर देते हैं। लगता है कि नहीं आज़ाद हो जाना है, तो हम सरकार बदल देते हैं। बंगाल ने अभी आज़ादी अपनी हासिल कर ली। उत्तर प्रदेश ने 2017 में हासिल की, 22 में फिर रिपीट किया, 27 के लिए फिर वो तैयार है। बिहार ने अपनी आज़ादी, तो तुम्हारी आज़ादी जो तुम चिल्लाते हो वो ये है। बाकी तुम बताओ क्या आज़ादी तुमको चाहिए? जब तुम कहते हो हमें चाहिए आजादी, इसका मतलब है कि बेटा फिर 5 साल वेट करो, 27 में होगा यूपी में अगर आजादी चाहते हो, 29 में होगा अगर मोदी से आजादी चाहते हो। तो तब तक तुमको वेट करना नहीं है, ईवीएम से तुमको आजादी मांगनी नहीं है, तो तुमको डफली से आजादी इस देश में नहीं मिलेगी। ये देश नेपाल नहीं है, ये देश बांग्लादेश नहीं है। अगर होता तो तुम जिस क्रांति की बात कर रहे हो ना, वह क्रांति इस देश ने केवल जेन जी उसमें शामिल नहीं था, जेन ए से लेके जेन जेड तक शामिल था। 80 साल की हमारी बुढ़िया अम्मा भी शामिल थी, पहली बार बना जन हुआ जन वोटर भी शामिल शामिल था, था, जन जन के, जन जन। और पहली बार वोटर बना हमारा बच्चा भी शामिल था। उसने 2014 से कल्चरल रेवोल्यूशन इस देश में लगातार जारी रखा है, 19 में, 24 में, और 29 की अब बारी है। तो तब तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप बिना मतलब, आपके पास ना मिस क्रांति है, ना आपके पास मिस आजादी दिखाई देती हैं, वो आपको हासिल हो रही हैं। जिस तरफ आप सोचिए, एक ऐसे नेता और एक ऐसी गवर्नेंस के खिलाफ आप जनता का विद्रोह हासिल करने का सपना देखते हैं, जो हर घर शौचालय दिया, जो हर घर पानी पहुंचा रहा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सड़कों का जाल जो सरकार परफॉर्म करके दिखा रही, जो किसानों को किसान निधि दे रही, जो आयुष्मान कार्ड की योजनाएं दे रही हैं, जिसके जिसने जीवन में जो समाज का अंतिम आदमी है, उसके जीवन में प्रैक्टिकली बदलाव दिखाया है और बदलाव हुआ है। जो रिकॉर्ड 40 दिनों के समय में पेपर लीक एक हो जाता है, लेकिन नीट का एग्जाम सफलता से करा के और उसको जो है बच्चों को उसका रिजल्ट हासिल करा देता है। ऐसों के सामने तुम ये हमें चाहिए आज़ादी, और वो जो जिनके सामने, ठीक है, मैं किसी समुदाय का अनादर नहीं कर रहा हूँ। भाई,
तुम्हें अगर एलजीबीटीक्यू का कोई मजमा लगाना था तो अलग से लगा लेते ना, वहीं लगता तो है जंतर मंतर पर। आप यहाँ पर साड़ी लहंगा पहन के क्यों घूम रहे हैं भाई, और कह रहे हैं कि हम इस देश के जंजिया, माफ कीजिए, हम लोग तो नहीं तैयार हैं, यह देश तो नहीं तैयार है ऐसा जंजी जिसको पता ही नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है। तो भाई तुम ये समस्या कहीं और ले जाके करो ना, इसको नीट के नाम पर। नीट के बच्चों को शर्म आ रही होगी, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में थे उन बच्चों को तो शर्म आएगी ना कि भाई यहाँ पर एक लड़का ही तो कोतवाल, वो कोई पत्रकार तो नहीं था जिसने वो वीडियो वायरल कराया। अब उन महिला का कहूं या उन पुरुष का कहूं, जिसका भी है, वो जो भी है, तो भाई वो तो लड़का उत्सुकता से पूछ रहा है, वो तो बिल्कुल किशोर लड़का, उसकी आवाज से लग रहा है कि वो 18-19 साल का लड़का है जिसने भी वीडियो बनाया हो। उसने कहा कि बाकी अचानक आप ध्यान दीजिए उस वीडियो में वो सब कुछ सहज तरीके से पूछता है कि ये किसके आजादी की बात कर रहे हैं, तो वो कहती हैं या कहता है जो भी है, वो सज्जन बोलते हैं कि साहब इनसे आजादी चाहिए। फिर अचानक उसका ध्यान जाता है उनके गेटअप पर, बोला आपने ये साड़ी क्यों पहन रखी है, और उसके बाद वो, तो इस देश का जेनजी अच्छी तरह जान रहा है कि परेशानियां। और दो चीज और कहूंगा, आप देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी सरकार में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा ही चलता है। अभी हमने देखा डिलिमिटेशन पर और महिला आरक्षण पर यह सरकार हारी है। तो हारी है तो सरकार फिर उसके बाद क्या कर रही है, हम सब देख रहे हैं कि वो 2/3 मेजोरिटी लेने के लिए बिल्कुल डेस्परेट है, और लगभग अब जो संकेत मिल रहे हैं कि उनके पास, मोटा भाई के पास 2/3 मेजोरिटी है। एक से एक उन्होंने तरीका निकाल दिया, बोले भाजपा के दरवाजे हम बंद रखेंगे। उसके बाद बंगाल से जब सांसद तैयार हुए कि हम अलग होंगे, तो उन्होंने त्रिपुरा से उठा के एक पार्टी ज्वाइन करा दिया। मुझे तो लगता है कि जब वो त्रिपुरा वाली पार्टी जिसमें ज्वाइन किया है टीएमसी वालों ने, उनका अध्यक्ष बेचारा सुबह उठा होगा और उसको किसी ने बताया होगा कि आपके पास 20 से ज्यादा सांसद हैं, वो बेहोश हो गया होगा कि यार मेरे पास कब से 20 के, रातों रात मेरे पास 20 सांसद मेरी पार्टी के पास कहाँ है। तो बीजेपी एक तरफ काम की लिस्ट तैयार करके बैठी है। आपने देखा डिलिमिटेशन करना ही करना है, महिला आरक्षण करना ही करना है। अब वन नेशन वन इलेक्शन की जो अंतिम सबसे बड़ी बैठक यूपी की राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों हो चुकी है, जिसमें मल्टी पार्टी ऑल पार्टी के लोग आए थे जो उस कमेटी में है। सरकार की तैयारी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। और एनआरसी लाना जो लोग कहते हैं उनको पता नहीं है। और मैं दर्शकों से भी अपील करूंगा कि जरा गूगल करिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई थी 2003 में, एनआरसी पास होके इसी देश की संसद से रखा हुआ है। केवल उसके कुछ प्रोविजंस जो हैं वो लागू नहीं किए गए थे, उनको नोटिफाई भर नहीं किया गया है। अगर उनको नोटिफाई कर दिया जाए तो उसके बाद केवल नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाने का काम बाकी है। तो कोई इस मुगालते में न रहे कि एनआरसी जो है वो इस सरकार को लाना है। अब संसद से लेके बाहर तक ये दर्द किस चीज का है? यह दर्द है एफसीआरए अमेंडमेंट का। मैं आपको बीच में एडी करने वाली थी, एक्चुअली जो घाव पे नमक है वो एफसीआरए ही है। जो एकदम असली घाव सप्लाई एफसीआरए चेन है, टूट गई है। सप्लाई चेन टूट गई है। राहुल भैया 20-22 दिन की अपनी कथित न जाने कौन गुप्त यात्रा से लौटे हैं। उनको भी उनके मास्टर्स ने तमाम चीजें बताई हैं कि अरे यार अब ये क्या हो गया, अब हम तुमको कैसे खाद पानी दे पाएंगे, भारत में नकारात्मक एक्टिविटीज चलाने के लिए अब हम कैसे फंडिंग कर पाएंगे। असली तकलीफ वहां है, चाहे वो योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनजीवी हों, चाहे आप मुझे ये बताइए, यूएस इंडिया की डील अभी हुई नहीं, और ये अचानक जो है पंजाब से मार्च कर शुरू क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि इनकी भी फंडिंग रुकी है। और मोदी सरकार लगातार यह काम कई और तरीकों से, जो छेद हैं, जो सप्लाईज हैं। और एक चीज देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक की बड़ी धनी है ये सरकार। तो जब कहीं कोई ऑपरेशन होता है, मिलिट्री ऑपरेशन, तो मान लीजिए पता चल जाए कि इस घर में टेररिस्ट हैं, तो आर्मी वालों की एक जो मोडस ऑपरेंडी होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया कॉर्डन ऑफ करेंगे। एरिया कॉर्डन ऑफ करने के बाद वहां की सप्लाईज को रोकेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक काट देंगे, बिजली कट काट देंगे, पानी की सप्लाई काट देंगे, राशन 4 दिन होगा, 8 दिन का होगा, 10 दिन का स्टोर होगा। उसके बाद फिर आराम से एलएनजीस लगा लगा के बैठे रहते हैं और देखते हैं वहां से कोई एक्टिविटी। मोदी सरकार यही कर रही है, लगातार यही कर रही है। और यही वजह है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन हारने के बाद ट्रम्प
मोदी को बधाई देते हैं। किसी राज्य के इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन में हार और जीत के बाद ट्रम्प चचा मोदी को बधाई दें, ये बात उतने गले से उतरती नहीं है। और इसमें सारे कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं। 17 तारीख को ही यूएस एम्बेसी ने 20 और 21 तारीख की एडवाइजरी अपने लोगों के लिए जारी कर दी थी कि जंतर मंतर से लेके उन तमाम सीपी के इलाकों में आप मत रहें। आप मुझे ये बताइए, यहाँ तो हम मोदी सरकार का फेल्योर कर रहे हैं कि आपने फुंसी को फोड़ा क्यों बनने दिया। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार भी समय समय पर प्रेशर कुकर की सीटी वो हम लोगों को सुनवाते रहते हैं कि भाई देखो, ऐसा तो नहीं है कि तुमने टुकड़े टुकड़े गैंग उसको भूल गए और आजादी के नारों को तुम भूल गए, शाहीन बाग को तुम भूल गए, मोदी तेरी कब्र खोदेगी इसको तुम कहीं ऐसा तो नहीं है भूल गए, तुम सीता के अपमान को, राम के अपमान को, हिंदू मंदिर के आगे तुम एफ से वो अंग्रेजी वाला वर्ड बोलते हुए ऐसे ज्ञानी महिलाओं को ऐसा तो नहीं है तुम भूल गए। तो तुम्हें भूलना नहीं है, तुम ये देखो। क्यों? क्योंकि अकारण ही ये शुरू हुए हैं और कारण से मोदी सरकार ने इनको वहां बैठने दिया, उसके बाद फिर इंतजाम किया। आज पूरे देश से आवाज आ रही है ना, लठ बजाओ, जम के लठ बजाओ। और तो और छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बेंच के सामने गए थे ये, और कल 2 मिनट में भगाया है सीजीआई ने। कहा है हम आपकी फौरी सुनवाई नहीं करते, हमारा समय बर्बाद मत करिए। तो आपने जहां से शुरुआत की कि काकरोच उन्होंने दूसरे संदर्भ में कहा था और उससे लेके लिए, तो न तो देश की जुडिशरी इनके साथ है, न ही देश की जनता इनके साथ है, न जनजी जी। इनके साथ है, न ही देश का मतदाता इनके साथ है। तो बेरोजगारी के दिन है, तो इसलिए ये मुहर्रम, नवाखानी, तबर्रे ये पढ़े जाने मतलब बड़े स्वाभाविक हैं। आप क्या करेंगे बताइए? आपने 2014 से इनके जीवन के हिस्से में राजनीतिक मुहर्रम लिख दिया है, तो फिर आप इनसे तबर्रे, नवाखानी और मरसिया पढ़ने की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। वैसे भी मुहर्रम ही चल रहा है भाई, सफर का महीना महीन चल रही है, मजलिसें और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मतलब ठीक ही है, चल रहा है। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग ये है कि जुडिशरी से कोई राहत इनको नहीं मिल रही है। वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था कि सुनवाई पे सुनवाई, और एकदम मीडिया में एकदम जमाड़ा लगा रहता था, सुप्रीम कोर्ट में सब लगे होते थे कि अभी ये हो रहा, वो सुनवाई, अभी अपडेट, अब वो यहाँ पर मिसिंग है। तो शायद जो इसका इफेक्ट था वो उतना नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मीडिया में जितनी चर्चा होगी, जितनी इंपॉर्टेंस जुडिशरी से मिलेगी, उतना ही आगे बढ़ेगा। अनिश जी, आपने जो मेरा सवाल था उसको आपने इतनी आसानी से एक्सप्लेन कर दिया, मेरी और दर्शकों की समझ के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, प्रणाम, जय जय श्री। जय श्री राम।